मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था कि मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट अपलोड करके दूंगा जिसमें आप लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताया था कि ये पोएम में इसलिए किया जाता है ताकि पोएम की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाए। फिगर स्पीच को हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है? लिटरेरी डिवाइसेस या पोएट्रिक डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके माध्यम से कविताओं को सुंदरता बढ़ाया जाता है, उसका और भी ज़्यादा हम लोग गुण बढ़ा देते हैं और उसकी विशेषताओं को बताते हैं। इसके माध्यम से कविता या पोएम जो बोला जाता है कहा क्यों जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है और उसके साथ में किससे ये जुड़ा हुआ है, ये बताने का काम फिगर स्पीच करता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग जैसे कि बात बताते हैं, औरतें जो है गहना क्यों पहनती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल मतलब एक बार बच्चे का सुंदरता का अगर हम लोग तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि अरे आपका बेटा तो बिल्कुल चांद सा प्यारा है। दैट मीन्स उस बच्चे को क्या चांद बना दिया गया? नहीं, उस बच्चे का सुंदरता को हम लोगों ने तुलना किया चांद से, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसी तरह से हम लोग कविता के माध्यम से बात करते हैं किसी एक ऐसे गुण को जो कि इंसानों के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बताए। जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पहले पढ़ रहे होंगे, जैसे अभी पढ़े होंगे आगे चल के द टाइगर इन द ज़ू, या फिर जो बच्चे लोग पढ़ चुके हैं इस पोएम को, अगर नहीं तो एक बार और पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 9 का एक बहुत पहले पोएम था द ब्रुक, जिसमें कि ब्रुक यानी नदी का तुलना किया गया था इंसानी ज़िंदगी के साथ में। तो इंसानी ज़िंदगी किस प्रकार से हमेशा बहते रहने का काम करता है, उसमें सुख दुख तो आते ही रहते हैं, कई सारे कष्ट आते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान को मर करके भगवान में ही समाना है, ब्रेनिंग लीवर में ही समाना होता है। तो इस तरह से हम लोग एक तुलना करके कविता को और सुंदर बताते हैं और तुलना करके बताते हैं कि आखिर बोलना क्या चाहता है वो पोएम। बात समझ में आई? तो देखिए बेटा, इसी तरह से फिगर स्पीच जो है टोटल 10 काइंड्स के होते हैं, लेकिन लिटरेरी डिवाइसेस के अंतर्गत इसको गिना जाता है। और लिटरेरी डिवाइसेस टोटल बहुत तरह के होते हैं, अनगिनत। हम लोग उसको जल्दी गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई कवि किस धारणा से लेकर के बोला है ये हम लोग को नहीं पता चलता, और उसका एक नया स्टाइल, नया एक फॉर्मेट हमेशा तैयार होते रहता है। लेकिन मैंने आप लोगों को सुविधा के लिए बस केवल समझाने के उद्देश्य से, जो कि आपको 9 से लेकर 12 तक के जितने सारे इंग्लिश है उन सभी में एक काम करता है, उसके अनुसार मैंने आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस को 21 पार्ट्स में बांटा है और मैंने आप लोगों को अगले लेक्चर में बताने के लिए ठाना है। और आपको अगले लेक्चर में फिगर स्पीच के इस लेक्चर में तो ख़त्म कर दूंगा, और अगले जो चैप्टर जो आपका आएगा उसमें मैं लिटरेरी डिवाइसेस को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे किस पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं और क्या बताना चाहता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी मैंने बताया था फिगर स्पीच 10 काइंड्स के होते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट का नाम है सिमिल। सिमिल के बारे में मैंने बताया था बेटा लोग कि सिमिल क्या होता है। सिमिल एक वस्तु से दूसरे वस्तु का तुलना करने के बारे में बताया जाता है। ठीक है बेटा लोग, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। इट इज अ कंपैरिजन व्हिच इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। दैट मीन्स कि देखो बेटा, जब किसी वस्तु का हम लोग तुलना करते हैं तो उस वस्तु को तुलना करने के लिए एक मुझे, बल्कि किसी भी पोएट के लिए एक खास गुण होना चाहिए कि जिस चीज़ से वो तुलना कर रहा है कम से कम एक गुण उसका मिलना चाहिए, न कि दोनों एक ही जैसा चीज़ होना चाहिए, कोई एक चीज़। जैसे मैंने पहले बताया लोगों को भी, आपका बच्चा का चेहरा चांद सा प्यारा है। दैट मीन्स एक क्वालिटी, जो सुंदरता जो है, जैसे कि बच्चा का सुंदरता और जो चंद्रमा है उसका सुंदरता, दोनों को कंपैरिजन करके बोला गया है कि दोनों वस्तु
एक जैसे दिखते हैं लेकिन है अलग अलग। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं कि कम से कम इसका कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। देखिए इसी में इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताया है क्या कि ये कंपेयर किया जाता है दो वस्तुओं के साथ में, और जब कंपेयर किया जाता है वो दो अलग अलग वस्तु होना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे मैंने चांद से तुलना किया था, तो चांद कहाँ एक सैटेलाइट है, लेकिन जो मनुष्य है वह एक पर्सन है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। तो इंसान की तुलना एक सैटेलाइट जो कि बहुत ही सुंदर है उसके तरह किया गया है। तो एटलीस्ट दो अलग अलग चीज होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज जो मैंने बताया, दोनों चीज बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसको हम लोग एक चीज जो एक जैसा है, एक ही जैसा चीज हो, उसको हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते। एग्जाम्पल रूप में अगर मैं कहता हूँ गुलाब का फूल बिल्कुल लोटस की तरह सुंदर है, ये सिमिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी वजह ये है दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों फ्लावर हैं, और दोनों को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही जाति की चीज़ हैं। दो अलग अलग चीज़ होनी चाहिए, दो अलग अलग जाति के होने चाहिए, तभी हम लोग उसका कंपैरिजन कर सकते हैं सिमिल के रूप में। ठीक, आगे कोई एक क्वालिटी दोनों का सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम, कोई एक क्वालिटी सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे पोएम में विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत बड़ा पोएम लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा है आई वंडर्ड लाइक अ क्लाउड, यानी कि कोई आदमी क्लाउड तो नहीं बन जाता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, आई वंडर्ड लाइक अ क्लाउड। विलियम शेक्सपियर एक बार घूमते घूमते बहुत दूर गए थे घूमकर पोएम लिखने के लिए, और उन्होंने उस समय के पोएम को उन्होंने लिखा है कि जब वो घूमते जाते तो बहुत जगह घूमे थे, बहुत जगह घूमे थे। इसी वजह से क्या हुआ था कि वो बोलते हैं कि मैं बादलों की तरह घूमता रहा, ताकि उनको नॉलेज मिल सके, उसके लिए पोएम लिख सके। तो इसीलिए आई वंडर्ड लाइक अ क्लाउड। समझ आई बात? आगे देखिए, एक चीज मैं पहले बता दूं सिमिल का में, कि सिमिल में क्या होता है, किसी चीज से लाइक, एज, सो, लाइक एज, सो एज करके हम लोग कंपेयर करते हैं। ये सारे वर्ड उसमें रहेंगे, ये सारे वर्ड रहेंगे। जैसे कि इसमें लाइक वर्ड दिया गया है, इसी से समझ जाएंगे कि ये सिमिल है। बिल्कुल सिमिल की तरह एक और होता है फिगर स्पीच, जो सेकंड है मेटाफोर। ठीक है, तो मेटाफोर में क्या करते हैं, देखिए बेटा दोनों चीज एक ही है, लेकिन बात इसमें अंतर यही है कि मेटाफोर में क्या किया जाता है कि हम लोग जब तुलना करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी वस्तु का हम लोग उसका बताते हैं कि दोनों चीज का तुलना किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका बेटा का चेहरा बिल्कुल चांद सा प्यारा है, तो यहाँ पर चांद सा मतलब चांद के जैसा प्यारा है, वो चांद नहीं हो गया। लेकिन इसमें जो है दोनों चीज को एक ही माना जाता है, दोनों चीज को वहाँ पे अलग अलग माना जाता था, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज को एक मान लिया गया है। ठीक है, it takes that for a granted or proceeds as if the two things were one। दो चीज एक ही हो गए हैं। जैसे कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन सपना है। सपना जिस तरह से हम लोग रियलिटी से दूर होकर के देखते हैं, सपना टूट जाता है तो हमको लगता है कि सारी चीज़ खत्म हो गया, उसी तरह से लाइफ भी एक सपने की तरह है, और वो जब टूट जाता है तो खत्म हो जाता है। थैंक यू। तो देखिए बेटा, थर्ड पार्ट होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। जब कभी कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली वो लाइफलेस है, या फिर उसमें जिससे हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा भावना दिया जाता है कि जैसे वो सचमुच के जिंदा हो, मनुष्य की तरह उसमें लाइफ हो, प्राण हो, जीवन हो। इसी को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब कभी किसी भी ऐसे आइडियाज़ को जब हम लोग ये बताते हैं कि उसमें जीवन है और उसमें मानवीय गुण है, मनुष्य की तरह गुण है, तो उस मानवीय गुण के होने के चलते उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। देखिए बेटा, इसमें बताया गया मैंने, इन दिस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब कि एक विशिष्ट आइडिया
आर स्पोकन ऑफ एज इफ हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। उसमें जीवन है और उसमें क्या है, इंटेलिजेंस है, समझ है। एक बात का नोट करना जरूरी है, क्या इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर सपोज्ड टू बी इन लाइफ, जीवन हो, ये समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप लोग क्लास 10 में अभी पढ़ेंगे, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो टाइगर है उसके बारे में बताया गया। ही देखिए, ही मतलब क्या होता है, ये मनुष्यों के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो जानवर है, उसके लिए इट यूज होना चाहिए ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पर उसका तुलना किया गया है कि वह अपने पिंजरे में अपने चमकदार धारियों के बीच अकड़ कर चल रहा है, क्योंकि पिंजरा छोटा है इसीलिए अकड़ कर चल रहा है। उसका रंग बहुत चटक है, बहुत ही चटकीला है, और उसमें वो अकड़ करके चल रहा है। तो यहाँ पर बाघ का तुलना इंसान के साथ किया गया है, ठीक है। वो आइडिया दिया गया है कि वो जो चीज़ है एक्चुअली जो है वो इंसान जब भी किसी तरह से, जिस तरह से इंसान अपने किसी कैद में चला जाता है तो क्या होता है, भले ही उसमें आज़ादी पाने के लिए ललक हो, उसमें प्राउड है, उसमें एक प्राइड है, उसमें एक सम्मान है, एक इज्जत है। इस वजह से वो अकड़ के चल तो रहा है, लेकिन चूंकि वह अपने पिंजरे में है, इस वजह से मजबूर होकर के वह अपने आज़ादी के बावजूद भी, उस संपन्न गुण होने के बावजूद भी वह अकड़ के चल रहा है। तो यहाँ पर उस बाघ को लेकर के ही यानी कि पर्सन के रूप में तुलना किया गया है। ठीक उसी तरह से लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जिस तरह से अंधा आदमी यदि उसको रास्ता न मिले तो कहीं भी गिर सकता है और खाई में भी गिर सकता है, उसको सही गलत का तो ज्ञान नहीं, उसको पता नहीं क्या चीज़ क्या है। तो उसी तरह से बिल्कुल प्यार भी होता है, यदि उसको सही दिशा ना मिले तो वो पथभ्रष्ट हो सकता है, गलत हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट को देखिए। सो गाइस, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। अब आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन, किसी को बोलना, किसी को कहना। जैसे कि देखिए एपोस्ट्रॉफी कैसे नाम पड़ा बताता है कहानी के माध्यम से। आप लोग एडम और ईव, आदम और हवा का कहानी जरूर सुने होंगे, जिसमें क्या होता है कि भगवान सबसे पहले जब इंसान को बनाया था तो उन्होंने आदम और हवा यानी एडम और ईव को बनाया था। और आप लोग को पता होगा कि उन्होंने ईडन के गार्डन में जाकर के सेब को खा करके ज्ञान को प्राप्त करने को सोचा था, भगवान से छुप छुप करके। तो भगवान को जब ये पता चला, जब आदम ने खाया था उस सेब को, तो उन्होंने क्या उसको कहा, एपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इसका मतलब क्या हुआ, अ मतलब ए, पॉज मतलब रुको, ट्रॉफी मतलब ठहर जाना, यानी कि जहाँ जो जैसे हो वैसे ही रुक जाओ। इसीलिए सब चीज रुक गया था और वो सेब उनका गला का गला में ही अटक गया, पेट के अंदर नीचे गया नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, अपोस्ट्रॉफी, ऐसे संबोधन करके उन्होंने उनको बोला था, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया अपोस्ट्रॉफी। तो अपोस्ट्रॉफी क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। जब कभी किसी को हम लोग डायरेक्ट रूप से किसी चीज़ को बोलते हैं किसी चीज़ के गैर मौजूदगी में, तो उसको हम लोग अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे कि मान लो हम लोग किसी आदमी लोग जो यहाँ पर नहीं है, जैसे मैं मान लो कि मैं और आप जो है यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो गया, अपोस्ट्रॉफी। पोएम में इसी तरह से किसी चीज़ को लेकर के कल्पना किया जाता है और हम लोग उसको लेकर कहते हैं कि हम लोग उसके बारे में पोएम लिखे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में विलियम शेक्सपियर का बहुत एक फेमस पोएम है, फैटिलिटी दाई नेम इज वुमेन। फैटिलिटी मतलब क्या, कलह, परेशानी, चिंता। हाय रे औरत, तुम्हारे जिंदगी में यही नाम रह गया है कि तुम कलह को कितना झेलती हो, कलह को लेती हो। तो यहाँ पे औरत को फैटिलिटी नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ये औरत के लिए फैटिलिटी नाम देकर कहा गया। औरत तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इस औरत को लेकर के एक पोयम लिखा गया है। समझ रहे बेटा, ये औरत जो है इस पोयम का मेन किरदार है और इस पोयम का लाइन में इस औरत को रखा गया है। तो
यहाँ पर हम लोगों ने इसको एपोस्ट्रॉफी कहा। एपोस्ट्रॉफी को पहचानने का एक आसान तरीका है, वो ये कि जब कभी कोई नाउन होगा उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। क्यों? इस नाउन के बारे में इसको कहा गया है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं। उनके बारे में कहा गया, उनके बारे में बोला गया, इसीलिए नाउन जो है इस नाउन के तुरंत बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। यही इसकी पहचान है। ठीक है बेटा लोग, आगे देखते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बेटा? हम लोग एक ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं जो एक दूसरे का उल्टा हो और उसके बारे में बताओ। एक पक्ष का कोई चीज एक पक्ष है, उसी चीज को पक्ष को लेकर के जब हम लोग उसका उल्टा और सीधा दोनों वर्ड एक साथ लिखते हैं और उसके बारे में कहते हैं, ठीक है, ताकि उसके एक्सप्रेशन देने में मदद करे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लाइफ इज बिटर स्वीट, मतलब कि जिंदगी एक मिठास से भरा कड़वाहट है। तो देखो यहाँ पे लाइफ तो स्वीट है ही, लेकिन उसके बाद कड़वी भी कहा गया है कि लाइफ कड़वी भी है। दैट मीन्स सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए स्वीट के साथ में बिटर यानी कड़वा एक्सपीरियंस के बारे में कहा गया है। तो इसीलिए लाइफ इज बिटर स्वीट, दोनों वर्ड बिटर का उल्टा स्वीट है, इसी वजह से यहाँ पर इसको यूज किया गया है। तो इन दोनों वर्ड को हम कहा जाएगा ऑक्सीमोरॉन है। जस्ट लाइक इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग ने क्लास 11 की पोएम में पढ़ा है, क्या? अ फोटोग्राफ नाम के पोएम में, जिसे शर्ली टुलसर ने लिखा था। शर्ली टुलसर ने एक लाइन में लेबर्ड इज लिखा है। लेबर्ड मतलब क्या? बहुत कठिनाइयों से, और इज मतलब आसानी। तो देखो बेटा यहाँ भी दोनों जो है लेबर्ड इज, ये जो लाइन है ये भी ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट अब होता है ऑनमैटपिया। ऑनमैटपिया क्या होता है बेटा? तो ऑनमैटपिया एक ऐसा फिगर स्पीच है जो कभी किसी साउंड को लेकर रिप्रेजेंट करे, साउंड से पता चले कि वो एक्चुअली क्या सेंस दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है। एग्जाम्पल के रूप में थंडरिंग ऑफ गन्स, गोलियों की तड़तड़ाहट, गरजाहट। जब गोली चलती है तो कैसा लगता है? जैसे लग रहा है बिजली कड़क रहे हैं, खूब जोर जोर से थंडर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका तुलना, इसकी गन के आवाज का इसका तुलना करके हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से आवाज हुआ होगा। तो दैट इज ऑनमैटपिया। एक और एग्जाम्पल, आपको क्लास पहले 9 में द ब्रूक का पोएम पढ़े थे। ब्रूक में भी दिया हुआ था आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ड्रीमिंग रिवर। तो उफनते हुए आवाज के लिए ड्रीमिंग लगाया गया है, और चैटर चैटर जो आवाज है ये उसके बहने का तरीका बताया गया, किस तरह से चिक चिक करके आवाज करते हुए वह बहता है। तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला सुनते हैं। तो बेटा लोग अब हम लोग 7th पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। 7th पार्ट कौन सा है? हाइपरबोल। देखिए बेटा, आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सीलरेट कहा है, हालांकि नाम एक्चुअली क्या है उसका? हाइपरबोल। तो हाइपरबोल क्या होता है बेटा? कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात को जब कभी हम लोग दबाव देकर के उसको या उसकी महत्वता को बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं तो उसे हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या होता है, इन दिस स्टेटमेंट इज emphatic our statement, it is represented as greater or less, better or worse than actually they are। जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, एक्चुअली जिस तरह से है, या तो उसके बारे में बढ़ाकर या उसको घटाकर या उसके बारे में कुछ बेटर बताकर या उसके बारे में बुरा बताकर जब कभी हम लोग दबाव देकर कोई बात को कहते हैं तो उसे हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। किस लिए? बताने के लिए कि हाँ मैंने इस चीज को ऐसा किया। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस पोएम है डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं 10,000 saw I at a glance। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? उसमें बताया गया है कि उन्होंने जब एक रास्ते से गए थे वो, तो उन्होंने क्या किया था? डैफोडिल्स फ्लावर्स को देखा था जो कि एक लाइन से बहुत सारे लगे हुए थे। तो वो क्या बताते हैं?
एक्चुअली में उन्होंने बहुत सारा देखा था, लेकिन वो क्या बताते हैं दबा के करके इतना ज़्यादा था कि लगभग मैंने 10,000 के झुंड एक बार में ही देख लिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी कोई 10,000 किसी एक झुंड में देख सकता है? नो, इट कांट बी पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने 10,000 लगभग 10,000 लगभग डैफोडिल्स एक नजर में ही मैंने देख लिया। गॉट इट? आगे इल्यूजन क्या होता है बेटा? जब कभी किसी ऐतिहासिक घटना से या ऐतिहासिक वस्तु से या ऐतिहासिक मनुष्य से जब कभी किसी चीज की तुलना हम लोग करते हैं और बताते हैं कि कोई चीज ऐतिहासिक घटना का चीज वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा है, उसके जैसा है, उसको लेकर जब बात कोई कहा जाता है तो उसे हम लोग इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? एग्जाम्पल, आप लोगों ने क्लास 10 में या फिर पहले आप लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम पढ़ा होगा, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड nor wars quick fire shall burn the living record of your memory। यहाँ पे मार्स जो कि ग्रीक गॉड है, मैंने यहाँ लिखा भी है मार्स इज ए ग्रीक गॉड। तो मार्स एक ग्रीक गॉड है जिसको तुलना करके बताया गया है कि मार्स जो थे युद्ध के देवता थे। तो न तो उनका तलवार और न ही कोई उनके जैसा शक्तिशाली आदमी भी ऐसा आग के जैसा जो इतना लड़ाई कभी भी खत्म करने के बावजूद भी वह कभी भी न तो जला सकता है इस घटना को और न ही कभी भी इस घटना को वह आगे जाकर के ऐसा बता सकता है कि इतना भयंकर घटना कभी हुआ होगा। और ये एक लिविंग रिकॉर्ड है हमारे मेमोरी में, यादगार के रूप में। तो इस पुरानी घटना को लेकर के जो कि एक हिस्टोरिकल चीज को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्स के बारे में यहाँ पर इस पूर्व में इस घटना को लेकर बताया गया है। तो देखो बेटा लोग, लास्ट दो पार्ट जो फिगर स्पीच का बचते हैं वो ये है। पहला है इडियम्स जो कि 9th पार्ट है आपका। देखिए बेटा, इडियम्स होता क्या है? यह एक तरह के नॉन लिटरल वर्ड है। नॉन लिटरल मतलब क्या? साहित्य में इसका हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं इसको हम लोग कि ये रिटन इसलिए लिखा जाता है ताकि जो आदमी लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में उनको आसानी से समझाने के लिए कुछ घटनाओं को जोड़कर बोला जाता है ताकि वो बात इंसान समझ सके। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इंसान से लिटरेसी यानी लिटरेचर की भाषा जो है बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उनके जीवन को लेकर होता है। लेकिन उसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं बेटा लोग जो कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको हम लोग नॉर्मल विचारधारा से आदमी एक आम इंसान की तरह बात नहीं करते हैं, वो उनसे अलग होते हैं। लेकिन इडियम्स जो होता है उनके एक आम धारणा से जुड़ने वाला बात होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना? ये एक नॉन लिटरल वर्ड है, यानी कि साहित्य उसके यूज नहीं किया था कोई नाच रहा है या फिर आंगन टेढ़ा है। आंगन क्या सही में टेढ़ा होता है ना? इसका मतलब ये है बेटा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब कि आदमी बहाना कर रहा है कि आंगन टेढ़ा तो हम नाचे कैसे। तो आदमी जो कि खुद वही भाषा यानी कि जैसे कि आदमी को समझाने के लिए कि वो क्या बोलना चाहता है उस बात को समझाने के लिए हम लोग उसी के भाषा में जो आदमी जो भाषा समझते हैं उसी की भाषा में उस बात को बोला जाता है ताकि वो समझ सके। तो ये एक तरह का हिंदी का भाषा है जिसमें बताया गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि जब कोई आदमी को कुछ काम नहीं आता है तो नाटक करता है, बहाना करता है, ये काम ऐसा है तो वैसा है। ठीक है, उसी तरह से पोएम में भी ऐसे यूज किया जाता है। जैसे कि ही स्टोल हर थंडर, उसने क्या उसका थंडर यानी बिजली को चुरा लिया? नहीं, उसने उसके सारे दुखों को सुखों को चुरा लिया जो कि एक बिजली की तरह है, मतलब उसके अंदर के सारी तकलीफों को उसने छीन लिया। जैसे कि कोई बिजली अचानक बिजली कड़क के चली गई, इस बारे में बोला गया है। समझ आई बात? आगे सुनिए। नेक्स्ट होता है पैडोमिजिया।
पैनोमेसिया को हम लोग पन भी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। पन मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी दो वस्तुओं का तुलना करके हम लोग ह्यूमरस इफेक्ट देते हैं, एक मजाकिया लुक देते हैं, तो उसे हम लोग पन कहते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, इट इज अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड दैट हैव टू मीनिंग्स ऑल ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक मजाकिया रूप में और एक सिंपल रूप में। तो क्या दो मीनिंग होते हैं या फिर दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन हाँ साउंड सेम हो ताकि उसका मजाकिया इफेक्ट दिया जा सके, इसी को हम लोग पन कहते हैं। एग्जाम्पल, लाइफ फ्लाइज लाइक एन एरो, मतलब टाइम जो है, आई एम सॉरी मैंने लाइफ कहा, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। तो टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो का मतलब क्या हुआ कि समय जो है वह तीर की तरह चला गया। देखो बेटा, समय तो कोई वस्तु है नहीं, वो तो तीर की तरह उड़ेगा भी नहीं, तो क्या ये वास्तव में लाइफ क्या तीर ही है ना। एक्चुअली बात ये है बेटा कि यहाँ पर एरो का तुलना टाइम से किया गया है। जिस तरह से एरो जब कभी हम लोग उसको चलाते हैं तो वो रुकेगा नहीं और सीधे चला जाएगा, उसी तरह से समय भी गुजर जाता है और आदमी को पता नहीं चलता है। दैट्स ऑल बेटा। और एक बेटा बात ये है कि फिगर स्पीच को हम लोग पोयम में लिटरेरी डिवाइसेस यानी कविता के विशेषताओं के रूप में जानते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फिगर स्पीच भी आते हैं। और टोटल लिटरेरी जो डिवाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, उसको बताना संभव नहीं, लेकिन मैंने शॉर्टकट में बस केवल 21 आपको टाइप्स बताया है, जिसमें फिगर स्पीच भी शामिल है, उसमें होंगे, आपको समझ में भी आएंगे, और उसमें मैं बता दूंगा जो कि लिटरेचर में हम लोग यूज़ करते हैं। लिटरेचर में हम लोग कहाँ कहाँ फिगर स्पीच कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से हम लोग उसकी विशेषताओं को बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कविता में क्या क्या विशेषताएँ बताई गई हैं, उसमें बताऊँगा। मैंने फिगर स्पीच इसलिए पढ़ाया ताकि आपको वो लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आए, और इसी वजह से आप लोग अपना किसी भी कविता, जो भी कविता है, उसके आप विशेषताओं को बता पाए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।